नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। क्या राजनीति है, क्या डर है, क्या खौफ है? लड़ना है ईरान, अमेरिका, इजराइल। हवा खराब हो रही है भारत सरकार की। इन परिस्थितियों पर मैंने अभय दुबे जी से बातचीत की है। शानदार बातचीत है। लेके चलता हूं सीधा अभय दुबे जी के पास। चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना ना भूलें। सुनते हैं क्या कह रहे हैं अभय दुबे जी। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। कभी कभी मुझे लगता है कि आप जब बहुत ताकत में हो तो जिस व्यक्ति को बहुत कमजोर सोच रहे होते उसे लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आप बहुत ताकतवर हो, लेकिन जो कमजोर व्यक्ति है अगर वो पलट के भारी पड़ गया तो आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। मैं पूरी तरह से अपने देश के साथ खड़ा हूं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ उसने पाकिस्तान को बहुत मजबूत कर दिया और हमें कहीं ना कहीं कमजोर किया। सेम हालात ईरान की हुई। ईरान ने जिस तेजी से पलटवार किया अमेरिका पे, और अब जो रिपोर्ट आ रही है कि अमेरिका के कितने जहाज गिरा दिए, तबाह कर दिए, वो चौंकाने वाला है। अच्छा, ईरान अमेरिका इजराइल की हो रही है, हवा खराब भारत सरकार की हो रही है। आज भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने मुझे, जब मैंने नोटिस दिया तो उन्होंने कहा कि सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शामिल आपको हम करते हैं अदालत में बचाव करने के लिए। मैंने उनको मेल किया कि हमारा वकील भी शामिल रहेंगे। जैसे ही मैंने मेल किया, 18 तारीख डेट थी, मैं आके ऑनलाइन बैठ गया, वो साहब लोग गायब हो गए, आए नहीं कि वकील के डर के मारे। फिर हमने रिमाइंडर दिया कि आप बता नहीं रहे, तो आज उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बुलाया और बुला के क्या सवाल कर रहे हैं कि आपने ये कहा कि अमेरिका इस युद्ध में पराजित हो रहा है। तो मैंने पलट के ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अफसर थे, मैंने कहा कि अमेरिका क्या मेरा चचा है या मेरा पिता है? बिल्कुल इन्हीं शब्दों में मैंने कहा। मैंने कहा आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि मैं अमेरिका पिट रहा है? ये बात मैं मंच पे नहीं कहूं। मैंने कहा क्या आप हमें गोदी मीडिया समझ रहे हैं? बोले नहीं, आपके जो वीडियो है ना, वो उस वीडियो में आपने कहा कि ईरान का साथ देना चाहिए। तो मैंने कहा आप लिखित रूप में दे दीजिए कि भारत के किसी पत्रकार को ये नहीं कहना चाहिए कि ईरान का साथ दे देना चाहिए, और भारत के किसी पत्रकार को ये। मैंने कहा मैं आपकी बात रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब वो बेचारों की इनकी हवा खराब हो, क्योंकि पिछली बार की रिकॉर्डिंग मैंने कर रखी थी। बोले ये कॉन्फिडेंशियल मीटिंग है, आप इसको उल्लंघन नहीं कर सकते। मैंने कहा आपको जिस जगह जाके एफआईआर करानी है मेरी एफआईआर करा दीजिएगा। मेरे मेल में लिखा है कि मेरा वकील भी रहेगा, और आप ये जो फॉर्मेलिटी की मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपने बोले नहीं, आपने पहलगांव के मामले में लिखा सरकार कहां से हो रही थी। मैंने कहा तभी आपने चैनल बंद करा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की खारिज करके चैनल खुलवा दिया। मैंने कहा आप सरकार के नुमाइंदे बन के पत्रकारिता की हत्या मत करिए। भाई साहब अभय जी, उनकी हवाइयां उड़ गई, उनको लगा होगा कोई पत्रकार ऐसा मिला नहीं होगा। लेकिन मैं ईरान अमेरिका के संदर्भ में ये कहना चाह रहा हूं, लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं, भारत सरकार के अफसर चैनल बंद करा रहे हैं कि हम ये ना कहें कि अमेरिका पिट गया, हम ये ना कहें कि भारत ईरान के साथ खड़ा हो गया। तो ईरान का आतंक केवल अमेरिका इजराइल पे नहीं है, भारत पे भी है। चैनल बंद होने का कारण आज समझ में आया कि हमने ये क्यों कह दिया कि साहब अमेरिका के पत्ते पिट रहे हैं और ईरान के संग भारत को खड़ा होना चाहिए। क्या ये गुनाह है कहना? हकीकत तो यही है, अमेरिका के पत्ते पिट। आपकी बात बहुत दिलचस्प है और उसके ऊपर अच्छी खासी चर्चा होनी चाहिए। अब अगर जिस अफसर से आप बात कर रहे थे, मुझे नहीं पता वो कौन सा अफसर था, आपको पता होगा, उसका नाम लेने की यहाँ जरूरत नहीं, उसका पदनाम बताने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप अकेले में उस अफसर से पूछें कि क्या आपने अपने विवेक से ही निर्णय लिया है, क्या आप जो सवाल हमसे पूछ रहे हैं ये आपके विवेक से पैदा हुआ है सवाल है, आपका प्रशासनिक विवेक, एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे, सीनियर अफसर है, वरिष्ठ अफसर होगा, एक प्रशासक के तौर पर, एक अनुभवी प्रशासक के तौर पर, क्या आपके विवेक से ही सवाल निकला है? नहीं, ये सवाल उनको ऊपर से थमाया गया है। ये सवाल उनको ऊपर से थमाया गया है कि आपको ये सवाल पूछना है। तो उन्होंने इसीलिए उस सवाल का जो आपने जवाब दिया, उसका जवाब उनके पास नहीं था। जब मनुष्य के विवेक से कोई सवाल निकलता है तो वो अपने सवाल को अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से तुरंत उसके दिमाग में उसका जवाब आता है और वो उसकी तस्दीक करता है, उसकी पुष्टि करता है, तरह तरह के तर्क उसका दिमाग उसके ढूंढता है। लेकिन जो थमाया गया सवाल है, थमाए गए सवाल का जब उसको जवाब मिल जाता है, ऐसा जवाब जो अप्रत्याशित हो, फिर उसके मुंह से कोई बात नहीं निकलती, फिर वो हड़बड़ा जाता है। ये इसलिए हुआ है। अगर आप उन लोगों से ये पूछें जिन्होंने यूट्यूब को ये लिखा या आदेश दिया होगा कि भाई 4 PM राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए इनका चैनल बंद कर दिया जाए, है? तो वो भी नहीं इस बात को बता पाएंगे। उसके क्या आपने जांच पड़ताल की कोई? आपने ये पता लगाया कि भाई 4 PM वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है? और खतरा है तो क्या खतरा है?
तो वो नहीं बता पाएंगे इस बात का। निजी तौर पे अगर आप बात करेंगे, वैसे तो सार्वजनिक रूप से तो कहेंगे कि हमने भेजा, भाई हमें लगा कि खतरा है इसलिए हमने भेजा। तो दरअसल ये पूरा मामला ऐसा है कि ये ऊपर से थमाए गए सवाल हैं, ऊपर से थमाए गए निर्णय हैं, जिन्हें ये बेचारे अफसर लागू करने के लिए मजबूर हैं। अगर उन्हें अपनी नौकरी बचानी है, अगर अपने उन्हें कैरियर बचाना है, तो वो उसको लागू करने के लिए मजबूर हैं। इसलिए इन अफसरों को क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि ये बेचारे नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, ईसा मसीह की बात मानते हुए। तो एक तो ये बात है। अब दूसरी बात मैं आता हूं कि इन लोगों ने पत्रकारों के दमन की तरह तरह की तरकीबें खोज निकाली हैं। आपका दमन तो चल ही रहा है, 4PM का दमन तो चल ही रहा है। आज उन्होंने क्या किया कि नोएडा में एक यूट्यूबर, जो मशहूर यूट्यूबर है, आप चाहें तो मैं उनका नाम भी ले सकता हूं, तो वो अपना कैमरे और अपने माइक के साथ में लोगों से पूछ रहे थे, पेट्रोल पंप के आसपास खड़े शामिर सिंह, हाँ, अपनी लाइन में खड़े लोगों से उनकी प्रतिक्रिया पूछ रहे थे। पुलिस ने उसमें हस्तक्षेप किया। पुलिस ने उन लोगों के सेलफोन जब्त कर लिए और बाद में दिल्ली जर्नलिस्ट यूनियन ने इसका संज्ञान लिया और इसके विरोध में बाकायदा एक पत्र लिखा कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन किया जा रहा है। अच्छा, अब आप देखिए, एक तरफ सरकार कह रही है, उसके सारे प्रवक्ता कह रहे हैं कि किसी चीज की कोई कमी नहीं है। न गैस की कमी है इस देश में, न पेट्रोल की कमी है इस देश में, न डीजल की कमी है देश में। सर, वो ये भी नहीं मानेंगे कि इस देश में खाद की कमी हो गई है, फर्टिलाइजर की कमी हो गई है, वो ये भी नहीं मानेंगे। अच्छा, वस्तुस्थिति क्या है? वस्तुस्थिति ये है कि जो स्पेशल किस्म का पेट्रोल होता है, ऐसे स्पीड वगैरह, ये एक खास तरह का कीमती पेट्रोल होता है, उच्च स्तरीय, इसकी कीमत बढ़ाई जा चुकी है। कमर्शियल डीजल की कीमत बढ़ाई जा चुकी है। LPG सिलेंडर की कीमत बढ़ाई जा चुकी है। कमर्शियल गैस के सिलेंडर की कीमत, उसकी कीमत बढ़ाई जा चुकी है। और ये कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। एक तरफ तो सरकार इनकी कीमतें बढ़ा रही है और दूसरी तरफ ये कह रही है कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार चाहती है, पता नहीं सरकार ये कैसे चाहती है, क्यों चाहती है, और वो कैसे इस बात को इन्फोर्स करेगी कि इसके बारे में सब मीडिया में चर्चा ना हो। आप बताइए, भाई सरकार कीमतें बढ़ा रही है, क्या मीडिया उसकी तरफ से आंखें बंद कर ले? मेरा क्या, गोदी मीडिया को भी बताना पड़ेगा कीमतें बढ़ गई हैं। भाई गोदी मीडिया को भी कहना पड़ेगा कीमतें बढ़ गई हैं। गोदी मीडिया अगर कीमतें नहीं बढ़ेगा तो उसके ऊपर गोबर पड़ेगा। भाई उसको भी अपनी साख बचानी होगी। और एक अभी जल्दी ही, मेरे ख्याल से 1-2 दिन में ही ये वक्त आने वाला है कि जब सरकारी प्रवक्ता और भाजपा के प्रवक्ता कहेंगे सब कुछ ठीक है, हमारे पास सब कुछ है, तो गोदी मीडिया के एंकर ही पूछेंगे, अजीब सी बात कर रहे हैं आप, एक तरफ तो कीमत बढ़ा रहे हो, दूसरी तरफ कह रहे कि सब कुछ ठीक है। ये देखिए व्यवहारिक स्थिति क्या है, ये कीमतें नरेंद्र मोदी की वजह से नहीं बढ़ रही हैं। ये कीमतें भारत सरकार की तरफ से नहीं बढ़ रही हैं। उनके ऊपर केवल ये आरोप लगाया जा सकता है कि उन्होंने पूर्वानुमान नहीं लगाया और अच्छी पेशबंदी, अच्छी तैयारी नहीं की। इससे ज्यादा उनके ऊपर आरोप नहीं लग सकता। इस वक्त मोदी जी चाहें तो वास्तव में इस देश के नेता बन सकते हैं, ये मौका है उनके सामने। वो राष्ट्रीय मंच पर खड़े होकर लोगों से कह सकते हैं कि भाई दुनिया में एक बहुत संहारक युद्ध हो रहा है, बड़ा युद्ध हो रहा है, और ऐसे क्षेत्र में हो रहा है जो एनर्जी सप्लाई का केंद्र है। उस क्षेत्र में युद्ध हो रहा है, इसलिए दुनिया भर में इन चीजों की, एनर्जी की कमी हो रही है। चीन में कीमतें बढ़ गई हैं, पाकिस्तान में कीमत बढ़ गई है, श्रीलंका में दाम बढ़ गए हैं, ब्रिटेन में दाम बढ़ गए, यहां तक कि अमेरिका जो अपने उपभोग के लिए उससे ज्यादा तेल खुद ही पैदा करता है, वहां भी $4 के हिसाब से $4 तक तेल की कीमत पहुंच चुकी है, जो अमेरिकनों के लिए बहुत महंगा है। अमेरिकनों के लिए वो काफी महंगी चीज है। अमेरिका में तेल होता है वरना। तो ये आप समझ लीजिए, सारी दुनिया में बढ़ रहे हैं। भारत सरकार को कहना चाहिए कि ये सब मजबूरी है। हम सारे देश के नागरिकों से अपील करते हैं कि वो इस संकट की घड़ी में एकजुट रहें, किसी किस्म की अफवाहों पर विश्वास न करें, कोई पैनिक बुकिंग की कोशिश न, घबराहट में ज्यादा से ज्यादा बुकिंग की या जमाखोरी की कोशिश न करें, और उसे विपक्ष को भी अपने भरोसे में लेना चाहिए। एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और उस बैठक में बुला के सारे विपक्ष को भी विश्वास में लेना चाहिए। विपक्ष भी ये अपील करेगा इस बात को, अगर नहीं करेगा तो विपक्ष से जनता नाराज हो जाएगी इस बात को लेकर। लेकिन मोदी ये कुछ नहीं कर रहे, मोदी इस अवसर का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे।
मैं तो मोदी जी को राय दे रहा हूं कि वो ऐसा करें। यही तो मौका है मन की बात उन्हें करने का। अब करें ना मन की बात। वो केवल चुनाव की बात कर रहे, उनको मन की बात करनी चाहिए। उनको देश के लोगों से कहना चाहिए कि भाई अपना खाना आप इस तरह बनाइए ताकि आपकी ऊर्जा कम खर्च हो। अगर आप, जैसे आज मेरे एक वरिष्ठ पत्रकार मित्र ने कहा कि जो लोग रोटी खाते हैं उनको चाहिए कि वो चावल उबाल के खाएं कि ऊर्जा कम खर्च हो। मतलब तरह तरह के सुझाव आ रहे हैं। राष्ट्रीय क्या स्वयंसेवक संघ है, नाले पे बनी हुई गैस का इस्तेमाल हो सकता है, नहीं हो सकता है? हाँ वो भी हो सकता है, वो भी करना चाहिए। वो तो बहुत मोदी जी ने कहा था ना कि वही वो बर्तन उल्टा करके वो गैस ले लेता है। वो बड़ी सिंपल सी टेक्नोलॉजी है, तो बर्तन उल्टा करके गैस ले लें। मोदी दोबारा ही सुझाव क्यों नहीं देते लोगों को? कहे मोदी जी अपने भाषण की यहां से शुरुआत ही कर सकते हैं कि भाई एक वक्त मैंने ये सुझाव दिया था, आज फिर से मैं सुझाव को दोहरा रहा हूं, इस सिंपल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, देश में गैस की कोई समस्या नहीं होगी। खैर छोड़िए, ये मैं इस बात पे ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं, इसको छोड़ दिया जाए, मामला गंभीर है। मोदी जी के साथ हम अपनी चुटकुलेबाजी जारी रखेंगे आगे कभी। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ये एक ऐसा मौका है जिसमें मोदी जी वास्तव में इस देश के नेता बन सकते हैं। भाई जब कोविड आया था तो उन्होंने कहा था ताली बजाइए, थाली बजाइए, तो लोगों ने ताली, अपने प्रधानमंत्री की बात मानकर ताली बजाई उन्होंने। अभी भी अगर कहेंगे तो लोग उनके, भाई कहेंगे, कोई मोदी से दुश्मनी थोड़ा है किसी की, लोग उनकी बात मानेंगे। लेकिन वो कर क्यों नहीं रहे हैं, सवाल इस बात का है। वो पब्लिक से झूठ क्यों लगातार बोल रहे हैं? वो बहला रहे हैं पब्लिक को। बहला क्यों रहे हैं? क्योंकि ये मसला बहलाने, जो आप बहलाने की कोशिश करेंगे वो आपकी पोल उसमें खुल जाएगी और बहुत बुरी तरीके से आपकी पोल खुलेगी और वो पोल खुलने जा रही है। आप ये देखिए, मुश्किल से एक हफ्ते 10 दिन की बात और है, हफ्ते 10 दिन में सारी की सारी सीमनें उधड़ के सारी सब निकल जाएंगी और सरकार के पास अपनी बात के अपने बचाव में कुछ नहीं रह जाएगा। हरदीप पुरी ने शुरू में कह दिया था कि हमारे पास सारा इंतजाम है, सारा बफर स्टॉक वगैरह वगैरह। ये सारा बफर स्टॉक उनका खत्म हो जाएगा, खात्मे की तरफ जा रहा होगा। आज अखबारों में बड़े हेडिंग है कि भारत कब तक तेल की कीमत न बढ़ाने को अफोर्ड कर सकता है। अभी आपने स्पीड की कीमतें बढ़ाई हैं, फिर आपको नॉर्मल जो पेट्रोल डीजल है उसकी भी कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी और फिर राशनिंग भी होगी, इस सब चीजों की राशनिंग भी होगी क्योंकि ये कम पड़ जाएंगी ना सब चीजें। बीच में सबसे गंभीर बात यह है अभय जी कि कई राज्यों में होटल ढाबे बंद हो गए हैं, मजदूर, प्रवासी मजदूर जैसे कोविड में घर वापस आए थे, गुजरात से वापस आ रहे हैं। मैं कहने ही जा रहा था, आप इसे गुजरात देखिए, गुजरात तो एक समृद्ध प्रांत है और उस समृद्ध प्रांत में पेट्रोल और उसकी गैस की कमी, खाना पकाने वाली गैस की कमी के कारण वहां पर जो भी ढाबे और रेस्तरां वगैरह हैं वो सब बंद होने की कगार पे हैं, या बंद हो गए हैं या बंद हो जाएंगे। उनमें काम करने वाले जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, जो कि गैर गुजराती हैं, वो सब बेरोजगार हैं, उनके लिए रोटियों की लाले पड़ने वाले हैं। तो वो एक रिवर्स माइग्रेशन जो कोविड में हुआ था वो फिर से होने वाला है वहां पे, और मेरे ख्याल से कई जगहों से वो शुरू भी हो गया है। अब मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूं आपको। सांगानेर है राजस्थान में, सांगानेर में 200 फैक्ट्रियां हैं, 200 जो कपड़े पे प्रिंट करती हैं और उनकी सारी मशीनें एलपीजी गैस से चलती है। क्योंकि एलपीजी गैस उनको नहीं मिल रही है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस उनको नहीं मिल रही है, इसलिए सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं और कम से कम 50,000 से ज्यादा मजदूर वहां बेकार हो गया है। अब वो सब इस बात को टीवी में इंटरव्यू दे, सब इस बात हो रहा है, सब 1-2 दिन और इंतजार कराएंगे, उसके बाद गांव की तरफ चल लेंगे। वो भी रिवर्स माइग्रेशन चले। अब सरकार को चाहिए कि इन सब चीजों के ऊपर जो है वो गौर करे सरकार। इनकी जगह वो 4 PM पे फोकस कर रही है कि हमने क्यों बोल दिया ईरान अमेरिका, वहां गौर करे वो सरकार। यहां तो गौर कर नहीं रही है सरकार। जो ढाबे और रेस्तरां बंद होने की नौबत है, ये सुनिश्चित करे कि भाई ढाबे और रेस्तरां बंद ना हो। ढाबे और रेस्तरां में लोग खाना भी खाते हैं, साथ में वहां बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो सर इसका उपाय क्या है? सरकार किस किस तरह से ये फैसले ले और क्या करना चाहिए? और जो ईरान आफत सरकार के पास बहुत क्षमताएं हैं, देखिए संजय जी, सरकार के पास बहुत क्षमताएं हैं। ये सब इच्छा शक्ति का सवाल है। सरकार के पास बहुत बड़े बहुत 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 करने वाले लोग हैं, बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी है। सरकार अपनी ब्यूरोक्रेसी के बहुत से लोगों को इस काम में लगा सकती है कि कहां कहां ऊर्जा सप्लाई में कमी जो आ रही है उसकी वजह से कहां कहां बेरोजगारी बढ़ने के अंदेशे हैं।
ये पता लगाना बहुत आसान काम है। उसी में सांगानेर, उसी लिस्ट बनेगी, उसमें सांगानेर की फैक्ट्रियां भी आ जाएंगी, उसमें होटल, ढाबे, रेस्तराओं का जिक्र भी आ जाएगा, और भी बहुत से ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर सरकार, जहां जहां एनर्जी की सप्लाई बॉटलनेक की वजह से बेरोजगारी बढ़ सकती है। जैसे कि सरकार ने एक क्षेत्र का पता लगाया है कि एक्सपोर्टर्स को नुकसान हो रहा है। मैं बता रहा हूं सरकार क्या कर सकती है। जो एक्सपोर्ट, हमारे निर्यात करने वाले हैं, उनको इसलिए नुकसान हो रहा है कि एक एक कंटेनर के ऊपर पे 2-2 हजार और $2,500 का रिस्क सेस लगा दिया गया है। तो उन एक कंटेनर लेना उनके लिए नुकसानदेह हो गया है, इसलिए सारा एक्सपोर्ट ठप हो गया है, जा भी नहीं रहे जहाज। तो एक्सपोर्टर को नुकसान हो रहा है, उसके लिए सरकार ने 600 करोड़ की राशि निर्धारित की है कि हम उनको नुकसान के बदले में कुछ सब्सिडी देंगे। तो पूरा नुकसान तो नहीं, कुछ नुकसान की भरपाई का सरकार ने इंतजाम कर दिया है, 600 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। सवाल इस बात का है कि रेस्तराओं में और ढाबों में काम करने वाले मजदूरों को राहत सरकार देने के लिए तैयार है कि नहीं। सांगानेर जैसा जो एक फैक्ट्री हब है पूरा, वहां पर लोगों को राहत देने के लिए तैयार है कि नहीं। ये निर्भर करता है कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं। सरकार सब कुछ कर सकती है। उसने लगा कि एक्सपोर्टर्स को राहत देनी चाहिए, उसने राहत देने का इंतजाम किया। इसी तरीके से वो इन सब लोगों को भी राहत देने का इंतजाम कर सकती है सरकार। वो कह सकती है कि एनर्जी सप्लाई में जो कमी आई है वो एक अस्थायी कमी है, हमेशा नहीं रहेगी, जल्दी ही युद्ध बंद होगा, उसके बाद जल्दी से जल्दी दूर होगी। इस बीच में हम आप लोगों को आपकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति का बंदोबस्त करते हैं, और जो मालिक हैं उन फैक्ट्रियों के, उनके साथ बात करके, उनको सब्सिडाइज करके सरकार उन मजदूरों को अपने गांव वापस जाने से रोक सकती है। उनके खान पान का इंतजाम हो जाए तो वो मजदूर वहां बैठे रहेंगे वहां पे। लेकिन इसके लिए सरकार को अपना दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जनता की विभिन्न तबकों की समस्याएं क्या है। ठीक बात है। अगर ये भारत की समस्या है, उधर ईरान तो गजब कर दे रहा है, एक के बाद एक अमेरिका के जहाज गिरा दे रहा है। मुझे लग रहा है कि ट्रम्प साहब की तो कुर्सी हिल जाएगी। ये जो जहाज गिर रहे हैं, मुझे जब आज ये खबर मिली कि ईरान ने अमेरिका का जो सबसे महंगा, जो भारत को भी वो बेचना चाहता है, F-35 F-35 विमान गिरा दिया। इसके बाद कुछ अमेरिका ने कुछ खास तरह के बड़ी टेक्नोलॉजी के ड्रोन्स ईरान पे हमला करने के लिए भेजे थे। ईरान ने उनको भी इंटरसेप्ट कर दिया, उन ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया। फिर अमेरिका के कुछ खास तरह के मिसाइल थे, उनको भी ईरान ने इंटरसेप्ट करके मार गिराया। इससे क्या लगता है? इससे पता ही लगता है कि ईरान के पास कुछ इस तरह के रडार हैं जिनकी पहले से किसी को उम्मीद नहीं थी। तो वो रडार या तो चीन ने दिए उसे या रूस ने दिए, वो रडार काम कर रहे हैं। ईरान के पास बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ एयर डिफेंस सिस्टम है ईरान के पास, इससे ये पता लगता है। फिर ईरान जो बार बार ये कहता है संजय जी कि हमारे पास ऐसे ऐसे हथियार अब इस्तेमाल करेंगे जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं, तो वो कौन से हथियार हैं? वो इसको सोच सोच के इजराइल और अमेरिका के होश फाख्ता। वो कौन सी क्रूज मिसाइल्स हैं, वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, वो क्या है? मतलब वो कि वो कौन से हथियारों का इस्तेमाल करना चाहता है? डांसिंग मिसाइल हैं, क्या है? क्लस्टर बम्स हैं। आखिरकार क्या है ऐसी चीज जो ईरान निकालेगा? क्योंकि ईरान चरणबद्ध तरीके से हमले कर रहा है अपने सारे, उसने अपने पत्ते पहली चाल में नहीं खोल दिए थे, एक एक करके खोल रहा है पत्ते। तो वो इसीलिए तुर्की बतुर्की जवाब भी दे रहा है पूरी तरीके से। तो मेरा ये मानना ये है कि ईरान को कमजोर समझ के इन लोगों ने बहुत बड़ी भूल की है, और अब इस भूल का ये खामियाजा उठा रहे हैं। अबे जी, अगर ऐसे जहाज गिरते रहे, अमेरिका में ऐसा तेल महंगा होता रहा, तो अमेरिका वासी कब तक ट्रंप की पूजा करेंगे? उनको लगेगा कि एक ऐसा निरंकुश शासक आ गया जो यौन मेंटल है, वो यौन शोषण में छोटी छोटी बच्चियों को नोचता खसोटता है, अमेरिका को बर्बाद कर दे रहा है, जहाज गिरा दे रहा है, महंगाई बढ़ा दे रहा है। पाप होता है ना कहीं पाप सर चढ़ के बोलता है। जिन छोटी बच्चियों का शरीर नोचा था, उन छोटी बच्चियों की हाय लग रही है। मेरे ख्याल से ट्रंप अमेरिका के इतिहास के सबसे नाकारा राष्ट्रपति साबित होने वाले हैं। और कहीं ऐसा ना हो अमेरिकी वाले कहीं, चचा ट्रंप आ जाओ, बहुत दिन हो गया, तुम्हारे बस का नहीं है अमेरिका। हो चुके हैं साबित, होने वाले नहीं है, वो हो चुके हैं साबित। देखिए, ट्रंप के लिए सबसे बड़ा डर क्या है? अगर ट्रंप ने इस युद्ध से कुछ इस तरह की बात नहीं निकाली कि भाई हम जीत गए, हमने ये कोई बड़ा कारनामा कर दिया, हमने ईरान के इस हिस्से को
पूरी तरह बर्बाद कर दिया या इस हिस्से में कब्जा कर लिया, इस तरह की बात अगर ट्रंप ने नहीं निकाली तो आप निश्चित समझिए कि नवंबर में जो मध्यावधि चुनाव होंगे उसमें ट्रंप की गोटी बिल्कुल पिट जाएगी। ट्रंप बुरी तरीके से नवंबर के मध्यावधि चुनाव हार जाएंगे और जैसे ही वो हारेंगे उनकी पार्टी के हाथ से अमेरिका के सदन निकल जाएंगे और ट्रंप तकरीबन एक लेम डक प्रेसिडेंट हो जाएंगे। लेम डक प्रेसिडेंट का मतलब एक ऐसे प्रेसिडेंट जिनकी जो नाम मात्र के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति रह जाएंगे, इनके पास कोई अधिकार नहीं होंगे, फिर ये ना किसी के ऊपर टैरिफ लगा पाएंगे, ना कहीं युद्ध का ऐलान कर पाएंगे, कोई अधिकार ही नहीं होगा इनके पास, क्योंकि जब भी ये कोई बात लेकर सदन में जाएंगे सदन में इनकी बात खारिज हो जाया करेगी, क्योंकि उनके पास सदन में बैक करने के लिए कुछ है ही नहीं। अभी इनके पास बैक करने के लिए है, इसीलिए अब युद्ध के ऊपर ये कांग्रेस में गए तो कांग्रेस ने इनको सेंसर करने से, यानी इनकी निंदा करने से इनकार कर दिया और कहा भाई युद्ध प्रयास आप जारी रखिए। नवंबर में जब ये जाएंगे तब इन्हें इस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, इनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाएगा वहां पर। इसलिए ट्रंप जो है वो कुछ ऐसा जरूर निकालना चाहते हैं ताकि वो सबके सामने छाती पीट के बता सकें कि हमने एक तीर मार लिया। उसी की जुगाड़ में सब कुछ कर रहे हैं, वो तीर कहीं से मिल जाए ना, इसको दिखा सकें लोगों को ये हमने तीर मारा। अच्छा, अगर ट्रंप के पत्ते पिटे, ट्रंप की कुर्सी गई, तो मोदी जी खुश होंगे या दुखी होंगे? देखिए मोदी जी की स्थिति क्या है आप जरा सोचिए इस बात को। इस वक्त पूरा देश जबरदस्त महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक मंदी के अंदेशों का सामना कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आ गई है, लेकिन अगर ये युद्ध 10-15 दिन और चल गया तो मंदी का सामना इन्हें सबको करना पड़ेगा। मोदी जी ने आज तक सदन में इसके ऊपर कोई वक्तव्य नहीं दिया, मोदी जी ने इसके ऊपर किसी बहस में भाग नहीं लिया, मोदी जी ने इस सवाल पर इस देश को संबोधित नहीं किया। राष्ट्रपति के जरिए ही संबोधित करवा देते, लेकिन राष्ट्रपति जी अपने राम मंदिर की सैर कर रही हैं, वहां पर राम यंत्र की स्थापना करने में लगी हुई हैं। और मोदी जी के जो लठैत हैं वो उत्तम नगर में दिल्ली में खूनी ईद मनेगी इस प्रकार की नारेबाजी कर रहे। आप सोचिए क्या हो रहा है। गजब हाल कर दिया देश का, गजब ही राजनीति कर दी। निगाह बनी रहेगी। ये समय संजय जी, संजय जी एक मिनट, ये समय है जब सब लोग एकजुट हों। इस वक्त मोदी जी को अपने जो सांप्रदायिक चिंटू हैं इनसे कहना चाहिए कि भाई आप अभी फिलहाल कुछ दिन के लिए बंद रखिए, पूरा देश एक आवाज में बोले। ठीक बात है। हमारे सामने ऊर्जा का संकट है, हम सब लोग ऊर्जा का किफायत से इस्तेमाल करें, घबराएं नहीं, घर में 5 सिलेंडर छुपा कर रखने की कोशिश ना करें। तो ये सब प्रयास करना चाहिए ना इनको। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन डरे हुए प्रधानमंत्री कुछ कर नहीं पा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने समय दिया, बातचीत की, थैंक यू। तो ये थे अभय द्विवेदी जी, पूरी बातचीत आपने सुनी और कितनी शानदार बातचीत करते हैं अभय द्विवेदी जी। आप भी इस बात से सहमत होंगे और ईरान की हिम्मत को भली सरकार कितना ही दुखी हो, लेकिन हम सलाम करेंगे। अमेरिका जैसे घमंडी देश के लिए, एक यौन शोषण के आरोपी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए इससे बड़ा सबक कुछ हो नहीं सकता। ईश्वर कहीं ना कहीं होता है, छोटी छोटी मासूम बच्चियों के शरीर को नोचने वाला किस मुंह से दुनिया के सबसे ताकतवर देश के शासक होने का दम भर सकता है। कहीं ना कहीं भगवान भी उसका हिसाब जरूर कर रहे होंगे। कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।